गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों के लिए साना साना हाथ जोड़ी पाठ के कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न लेकर के आई हूँ। ये प्रश्न आपके पिछले साल के बोर्ड परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं, तो आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। बच्चों, मैंने आप लोगों को इस पाठ की व्याख्या में सब कुछ बता दिया कि पाठ की लेखिका मधु काकरिया जी जब सिक्किम यात्रा पे गई थी, वहाँ से लौटने के पश्चात उन्होंने अपने उस एक्सपीरियंस को, अनुभवों को हम सबके साथ साझा किया। इस कहानी के माध्यम से हमें बताया। गैंगटोक से लेकर के युमथांग, कविलोंग स्टॉक, लायोंग, खेडुन, ये सारी यात्रा के दौरान उन्होंने जो कुछ भी देखा, पर्वत, पहाड़, पथरीले रास्ते, नदी, झरने, खूबसूरत फूल, ये सब कुछ उन्होंने अपनी कहानी में बताया। हर जगह से जुड़ी हुई मान्यताएं, आस्था, ये सारी बातें उन्होंने हमें बताई। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टॉपिक है, आप एक्सप्लेनेशन को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, सुबह सुबह बालकनी की ओर भागकर लेखिका के हाथ निराशा क्यों लगी? उसके निराश मन को हल्की सी सांत्वना कैसे मिली? आप देख रहे हैं इस प्रश्न में दो प्रश्न किए गए हैं। सबसे पहले कि जब लेखिका सुबह सुबह भाग करके बालकनी की तरफ गई तो वहां वो निराश क्यों हो गई। दूसरा प्रश्न, उनके निराश मन को हल्की सी आशा यानी कि सांत्वना कैसे मिली। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वो निराश क्यों हुई। कि सुबह सुबह जब लेखिका सो करके उठी तो वो भागकर बालकनी की तरफ गई, क्योंकि उनके मन में जो शुरू से एक इच्छा थी हिमालय पर्वत को देखने की। तो वहाँ से उनको ये बात मालूम थी कि युमथांग से हिमालय पर्वत की जो तीसरी सबसे बड़ी चोटी है कंचनजंगा, वो अच्छे से दिखाई देती है। तो सुबह जब वो सो करके उठी, उनकी आँख खुली तो वो सबसे पहले भाग करके बालकनी की तरफ गई। जब वहाँ वो बालकनी से कंचनजंगा चोटी को देखती हैं तो वो निराश हो जाती हैं। निराश होने का कारण ये था कि चारों तरफ आसमान में बादल छाए हुए थे, धुंध सब जगह छिटकी हुई थी, जिसे देख करके वो बहुत निराश हो गई, क्योंकि उस धुंध, उस आसमान में छाए हुए बादलों की वजह से कंचनजंगा चोटी क्लियरली, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही थी, जिस कारण वो बहुत निराश हुई। तो ये निराश होने की वजह आपको समझ में आ गई। इसमें अगला क्वेश्चन है कि उनके निराश मन को हल्की सी सांत्वना कैसे मिली। तो वहीं बालकनी में ही वो खड़ी थी कि जब वो कंचनजंगा चोटी को नहीं देख पाई, बहुत निराश हुई, लेकिन उन्होंने देखा कि चारों तरफ उस घाटियों में, घाटी शब्द का प्रयोग आप समझ सकते हैं मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि सिक्किम जो है वो पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी स्टेट है। तो पहाड़ी स्टेट वैसे भी बहुत खूबसूरत होते, चारों तरफ खूबसूरत फूल बिखरे हुए थे, जिससे वो पूरा जो दृश्य था वो बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा था। उस खूबसूरत माहौल, सीन को देख करके, खूबसूरत दृश्य को देख करके वो बहुत खुश होती हैं। कंचनजंगा चोटी ना देख पाने के कारण जो उनके अंदर निराशा थी, वो सांत्वना में बदल जाती है। एक मन में आशा आ जाती है उस खूबसूरत वादियों को, खूबसूरत फूलों से भरे हुए जगह को देख करके। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि लॉन्गस्टॉक के बारे में जितेन नार्गे ने लेखिका को क्या बताया। सबसे पहले जितेन नार्गे को हम समझेंगे। जितेन नार्गे जो उनके जीप का ड्राइवर था, लेकिन ड्राइवर कम गाइड ज्यादा था। तो कवि लॉन्गस्टॉक के बारे में लेखिका को जितेन नार्गे ने क्या बताया, आपको याद आ गया होगा। मैंने कवि लॉन्गस्टॉक की तीन चीजें आपको बताई थी। नंबर 1 कि कवि लॉन्गस्टॉक बहुत खूबसूरत जगह है, जहाँ पे उन्होंने देखा था। सन 90s के दशक की एक मूवी थी, गाइड मूवी, वो कवि लॉन्गस्टॉक में ही शूट की गई थी। इसमें देवानंद जी की भी भूमिका एक गाइड की थी। तो ये मूवी वहीं बनाई गई थी, जिस कारण ये प्रसिद्ध था।
दूसरा जो सबसे कवि लॉन्ग स्टॉक की जो सबसे बड़ी जो मतलब उसके फ़ेमस होने के पीछे का रीज़न था कि कवि लॉन्ग स्टॉक में वहाँ पे जो 2 जनजातियाँ थीं, अ, लेपचा और भूटिया, ये दोनों जनजातियों के बीच में काफ़ी लंबे समय से झगड़े हो रहे थे। इन दोनों जातियों के बीच में उनके झगड़े को ख़त्म करने के लिए शांति समझौता किया गया था कि चीज़ के बमसन ने लेपचाओं के शोमेन से कुंजतेक के साथ संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए थे और उस हस्ताक्षर के बीच के पश्चात इन दोनों जनजातियों के बीच लेपचा और भूटिया, इनके बीच के जो झगड़े थे वो उन पर विराम चिन्ह लग गया, मतलब वो झगड़े रुक गए क्योंकि वो जो संधि पत्र पर हस्ताक्षर था वो शांति समझौते के लिए था। तो कवि लॉन्ग स्टॉक एक तो फेमस मूवी गाइड के लिए प्रसिद्ध था और दूसरा लेपचा और भूटिया जनजातियों के बीच में जो संधि वार्ता हुई थी, संधि वार्ता के दौरान जो संधि पत्र पे हस्ताक्षर हुए थे, इसके लिए वो फेमस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युमथांग के रास्ते में दोनों ओर बिखरे असीम सौंदर्य को देखकर लेखिका एवं अन्य सैलानियों की प्रतिक्रिया किस तरह अलग थी? देखिए, युमथांग आपने देखा कि स्टार्टिंग जो थी उनकी युमथांग से ही थी कि युमथांग के दोनों ओर मतलब दोनों तरफ कि जहाँ से वो जा रहे थे उसके दोनों तरफ जो था वो असीम सौंदर्य, असीम सौंदर्य का मतलब है जिस सौंदर्य का हम वर्णन ना कर सके, इतना खूबसूरत, क्योंकि पूरी खूबसूरती का उन्होंने वर्णन किया है, जो असीम सौंदर्य फैला हुआ था। इसमें दो प्रतिक्रिया थी, एक लेखिका की और दूसरा उनके साथ जो सैलानी थे, मीन्स टूरिस्ट थे जो उनके साथ और लोग भी जो इस यात्रा में गए थे, उन दोनों की अलग प्रतिक्रिया क्या थी? तो देखिए, हमें यहाँ पे दोनों एक ही सौंदर्य को देख करके दो अलग प्रतिक्रिया, मीन्स कि पहली प्रतिक्रिया सैलानियों की क्या थी, दूसरी प्रतिक्रिया लेखिका की क्या थी। तो यहाँ पे हम दोनों की ही प्रतिक्रियाओं मतलब एक्शन रिएक्शन का जिक्र करेंगे कि गंगटोक से युमथांग जाने के रास्ते, जो दोनों तरफ के रास्ते थे वो असीम सौंदर्य से बिखरे हुए थे कि चारों तरफ खूबसूरती छाई हुई थी। इस सौंदर्य को देख करके जितने भी सैलानी थे वो बहुत खुश हो रहे थे, उनके अंदर एक उमंग और जोश जाग रहा था। उस उमंग के साथ वो गीत गाते हुए जा रहे थे कि सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी। इस तरीके से गाने में हम गाने कब गाते हैं, जब हम इंजॉय करते हैं और रास्ते को जब पूरा करना होता है तो हम उसमें कभी कभी अंताक्षरी खेलते हैं या फिर अपने हिसाब से एंटरटेनमेंट के लिए जो भी हमसे होता है हम वो काम करते हैं। तो जितने सैलानी थे, जो दोनों तरफ के रास्ते का असीम सौंदर्य बिखरा हुआ था, उस सौंदर्य को देख करके वो इतने रोमांचित हो उठे थे कि वो इस गीत के बोल को गुनगुनाने लग गए कि सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी। जहाँ सारे सैलानी उमंग और जोश से भर के गीत गुनगुना रहे थे, उसी जगह लेखिका इनसे एकदम भिन्न तरह से, यानी कि उनका जो उस सौंदर्य को देख करके जो प्रतिक्रिया थी, जैसे एक कोई ऋषि महात्मा एकदम शांत होता है, उस तरीके से वो एक ऋषि मुनि की तरह शांत हो करके उस सौंदर्य को देख रही थी। उनके भीतर इस सारे परिदृश्य को, ये सारे दृश्य जो फैले हुए थे चारों तरफ, देख करके उनको ऐसा लग रहा था कि वो सारे दृश्य को अपने अंदर समेट लें। मीन्स वो एकदम शांत थी, उसमें वो कुछ भी ऐसा उत्साह नहीं दिखा रही थी। उत्साह न दिखाने का मतलब ये नहीं था कि वो खुश नहीं थी, लेकिन उनका जो एक तरीका था वो एकदम शांत होकर के उस पूरे दृश्य में खो गई थी, ऋषि मुनियों की तरह, कि वो उन सारे दृश्यों को अपने अंदर ले लेना चाहती थी। कि कहीं कहीं वो देख रही थी ऊंचे ऊंचे पर्वत, कहीं पहाड़ों से गिरते हुए झरने, कहीं दूध की तरह फेन लिए हुए पथरीली रास्तों पे बहती हुई तिस्ता नदी, चारों तरफ फैली हुई हरियाली, ये सारे दृश्य देख करके वो बहुत शांत होकर के उन दृश्यों को अपने अंदर ले लेना चाहती थी। तो कहने का सेंस ये है कि
हम इसको इस तरीके से बताते हुए कि दोनों तरफ युमथांग के रास्ते में फैले हुए उस असीम सौंदर्य को देख करके जो सैलानी थे वो बहुत रोमांचित हो रहे थे, उनके अंदर उत्साह उमंग जाग रहा था। उस रास्ते में वो उस मौसम को देखते हुए गीत गुनगुना रहे थे। उसी जगह लेखिका एकदम शांत चित्त होकर के बैठ एक ऋषि मुनियों की तरह शांत चित्त होकर के बैठी हुई इस असीम सौंदर्य को देख रही थी और ऐसा लग रहा था कि वो सारे सौंदर्य को अपने अंदर समेट लेना चाहती थी। तो प्रकृति में चारों तरफ हरियाली बिखरी हुई थी, कहीं कहीं हरियाली, कहीं कहीं पहाड़ों से गिरते हुए झरने, और फिर पथरीले रास्ते, तिस्ता नदी, ये सब सौंदर्य लेखिका को अंदर ही अंदर रोमांचित कर रहा था। तो इस तरीके से इस सौंदर्य को देख करके लेखिका और सैलानियों की जो प्रतिक्रिया थी वो अलग थी। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखिका ने छाया और माया का अनूठा खेल किसे कहा है? देखिए ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे छाया और माया की बात की गई है। छाया का मतलब होता है जो वो प्राकृतिक सौंदर्य देख रही थी, प्रकृति की जो सुंदरता देख रही थी, उस रास्ते में बिखरी हुई जो भी खूबसूरती थी वो एक छाया के समान थी। और माया का मतलब ये प्रकृति का एक रहस्य था, कि मतलब ये सारी चीज़ें देख कर के हमें ऐसा लगे ना कि जैसे प्रकृति में कितने रहस्य छुपे हुए हैं, वो क्या-क्या दिखा सकती है इंसान को। या इसका मतलब ये नहीं है कि प्रकृति में सिर्फ खूबसूरती वाली ही बात होती है तभी हमें चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन कभी-कभी प्रकृति की हर चीज़ नायाब होती है। नायाब मतलब उसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। अगर प्रकृति में एक पत्थर भी है तो वो भी अपने उस खूबसूरती के लिए माना जाता है। तो यहाँ पे छाया माया का मतलब छाया यानी प्रकृति में फैली हुई वो खूबसूरती, और उस खूबसूरती, और माया का मतलब पल-पल में बदलते हुए वो सारे दृश्य, कि एक पल में हरियाली देखी, दूसरे पल में कहीं ऊबड़-खाबड़ पथरीले रास्ते, ऐसा। तो इसको आपको बताना है कि लेखिका ने युमथांग के रास्ते में दुर्लभ प्राकृतिक सौंदर्य देखा। कहीं उन्होंने हरियाली देखी कि चारों तरफ हरियाली छाई हुई है जो उनके आँखों को, उनके हृदय को असीम सुख दे रहे थे, असीम शांति दे रहे थे। कहीं-कहीं जो हरियाली फैली हुई थी कि अचानक से रास्ते में पथरीले जो कंकड़ पत्थर वाली जो सड़कें थी वो ऐसी लग रही थी कि जैसे दीवारों से प्लास्टर निकल गया हो, तो वो दीवारें जो हैं ऊबड़-खाबड़ हो गई हैं। फिर झरने, झील, झरने, और रात्रि के समय अंधेरे का जो शांत वातावरण था, ये सब एक छाया के समान प्रतीत हो रहा था। लेकिन प्रकृति की माया ऐसी थी कि ऐसे लग रहा था कि किसी जादुई छड़ी से उन सभी मायाओं को पल-पल में सारे जो दृश्य थे वो उनके सामने बदलते जा रहे थे। तो ये प्रकृति का एक प्रकार से माया था, मतलब वो रहस्य भरा हुआ था कि प्रकृति की जो खूबसूरती वो देख रही थी वो छाया के समान था, और पल-पल में बदलते हुए वो सारे दृश्य माया की तरह दिखाई दे रहे थे कि प्रकृति ने के हाथ में एक जादू की छड़ी है और वो छड़ी से सारे दृश्यों को हर पल में बदलते जा रहा था। तो इसलिए लेखिका ने प्रकृति के इस असीम सौंदर्य को छाया और माया का अनूठा खेल कहा है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखिका ने पहाड़ी औरतों और आदिवासी औरतों में क्या समानता महसूस की? आप लोग को याद होगा, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब लेखिका पहाड़ी रास्तों से गुजर रही थी तो वहाँ पे उन्होंने कुछ औरतों को पत्थरों को पत्थरों पर बैठ करके पत्थरों को तोड़ते हुए देखा। बहुत आश्चर्य होकर के उन्होंने जितेन नार्गे से पूछा, तो जितेन नार्गे ने बताया कि ये पहाड़ी औरतें पत्थरों को काट करके पहाड़ों में रास्ते बनाती हैं। आपने एक क्वेश्चन ये भी देखा कि कितना कम लेकर के ये समाज को कितना अधिक दे जाती हैं। तो यहाँ पे पहाड़ी औरतों की वो मेहनत के बारे में बताया गया है कि ये अपने पीठ पर एक डोको यानी कि बड़ी सी टोकरी बांध करके उसमें अपने छोटे बच्चों को रखती हैं और कुदाल फावड़े से पत्थरों को तोड़ती हैं। कभी कभी उनके जान का भी खतरा बनता है कि ज़रा सी भी लापरवाही हुई और सीधे मौत सामने। यानी कि ये अपने जीवन यापन करने के लिए, अपने जीवन निर्वाह के लिए इतनी कड़ी मेहनत करती हैं। तो यहाँ पे पहाड़ी औरतें और
आदिवासी औरतों के बीच में समानता बताई गई है। तो जब लेखिका ने पहाड़ी औरतों को देखा, पहाड़ी औरतों को देखने के पश्चात जब उन्होंने देखा कि वो इतना मेहनत कर रही हैं, श्रम कर रही हैं, तो उनको तुरंत याद आता है कि एक बार वो पलामू और गुमला के जंगलों में गई थी, जहाँ उन्होंने देखा कि वहाँ की औरतें भी अपने पीठ पर कपड़े से अपने छोटे बच्चों को बांध करके जंगलों से पत्ते बीनती थी। तो उन पहाड़ी औरतों को देखने के बाद लेखिका को पलामू और गुमला के जंगल में भी मेहनत करने वाली उन औरतों की याद आ गई। तो इस तरीके से लेखिका ने ये महसूस किया कि पहाड़ी औरतों और आदिवासी औरतों के श्रम में, मेहनत में कितनी समानता थी। दोनों ही अपने मातृत्व के साथ श्रम करती थी। मातृत्व यानी कि एक पहाड़ी औरतें डोकों में अपने बच्चों को रखती थी और आदिवासी औरतें अपने बच्चों को अपने पीठ पे कपड़े से बांध करके उसी लगन के साथ मेहनत करती थी। तो उनको इन दोनों ही औरतों के बीच में, इन दोनों ही औरतों के श्रम में बहुत ही समानता दिखाई दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर यह सिद्ध कीजिए कि जितेन नारगे एक कुशल गाइड था। देखिए, मैंने आप लोग को पहले ही बताया कि लेखिका जिस जीप में गई, उस जीप ड्राइवर का नाम जितेन नारगे था, जो ड्राइवर कम गाइड ज़्यादा था। तो जितेन नारगे एक कुशल गाइड था, ये हमें सिद्ध करना है। सबसे पहले जितेन नारगे बहुत ही मृदुभाषी और वाचाल था। मृदुभाषी मतलब वो सभी सैलानियों के साथ बहुत सॉफ्ट बोल रहा था, मतलब बहुत मृदुलता के साथ बोल रहा था, बहुत मधुर भाषा में बोल रहा था और वो वाचाल था। वाचाल का मतलब उसकी बोलने में निपुण था। हर बातों का जवाब वो बहुत ही निपुणता के साथ दे रहा था। जितेन नारगे को सिक्किम की भौगोलिक, रहन सहन, पर्यावरण, जीवन सभी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी थी। वो वहाँ के स्थानीय लोगों से, स्थानीय चीज़ों से भी परिचित था। सबसे बड़ी बात कि वो एक कुशल ड्राइवर था। कुशल ड्राइवर का मतलब कि उस पहाड़ी रास्तों से गुजरना जोखिम भरा कार्य था, लेकिन उसे उन रास्तों का बहुत अच्छा ज्ञान था, बहुत अच्छी जानकारी थी। हर रास्तों से वो परिचित था और वो जिस भी रास्ते से जिस भी जगह लेकर के सैलानियों को जा रहा था, वहाँ से जुड़ी हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जानकारी वो उन सबको दे रहा था। तो इस तरीके से जितेन नारगे एक कुशल गाइड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिक्किम युवती से मिलकर लेखिका को कैसा लगा। सिक्किम युवती से मिलकर लेखिका को कैसा लगा। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब आपने ये देखा कि लास्ट में जब वो युमथांग में जब लेखिका सिक्किम युवती से मिली तो उन्होंने उस युवती से पूछा कि क्या तुम सिक्किमी हो। तो उसने बहुत ही गर्व के साथ कहा, नहीं, मैं इंडियन हूँ। जब उसने अपने आप को इंडियन बताया, भारतीय बताया, तो ये सुनकर के लेखिका को बहुत खुशी हुई, क्योंकि जब सिक्किम भारत में शामिल नहीं था तो वह एक स्वतंत्र रजवाड़ा था। उस वक्त टूरिस्ट क्षेत्र को भी इतना बढ़ावा नहीं मिला था, लेकिन जब सिक्किम को भारत में मिला लिया गया तो यहाँ पे टूरिस्ट को, यानी कि पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिला। सिक्किमी लोग भारत में मिल करके इस यहाँ के हवा में इतना ज़्यादा घुल मिल गए कि वो लोग कभी भी अपने आप को सिक्किमी नहीं बताते थे, वो अपने आप को इंडियन कहते थे। मीन्स कि यहाँ के कल्चर, रहन सहन को लेकर के वो बहुत ही खुश थी। उनको अपने आप को सिक्किमी बताने से कहीं ज़्यादा इंडियन बताना बहुत अच्छा लगता था। इसलिए लेखिका को
सिक्किम युवती से मिलकर के बहुत ही अच्छा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ के निवासियों का जीवन परिश्रमपूर्ण एवं कठोर होता है, सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। देखिए, इसके पहले जब मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया कि लेखिका को पहाड़ी औरतों और आदिवासी औरतों में क्या समानता दिखाई दी, तो ये भी क्वेश्चन लगभग वैसा ही हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ पहाड़ी औरतों के बारे में बताएंगे कि लेखिका यहाँ पे ये है कि इनका पहाड़ी लोगों का जो निवासियों का, तो यहाँ बात निवासियों की है, तो यहाँ पे सभी आ जाते हैं, औरत आदमी बच्चे सब आ जाते हैं कि पहाड़ी निवासियों का जो जीवन था बहुत ही परिश्रम से भरा हुआ था। कि औरतें थीं वो अपने मातृत्व को साथ लेकर के चलती थीं। मातृत्व और श्रम एक साथ होता था। मीन्स मातृत्व का मतलब जिनके छोटे बच्चे होते थे वो उन्हें अपने पास रखती थीं, बच्चों को साथ लेकर के काम करती थीं, बड़े बड़े डोकों में बांध करके बच्चों को रख करके मेहनत करती थीं। यहाँ के पुरुष भी जो थे वो भी बहुत मेहनती थे, लेकिन इतना मेहनत करने के बाद भी उनके चेहरे पे शिकन नहीं होती थी। वो अपने इस मेहनत को बहुत उत्साह और उमंग के साथ करते थे। कुछ जीविकोपार्जन के लिए इनको इतना श्रम करना पड़ता था क्योंकि पहाड़ों में निवास करने वालों का जीवन बहुत संघर्षपूर्ण था। औरतें दिन भर काम करने के बाद शाम को जंगल जाती, वहाँ लकड़ियाँ काटती, लौटते समय लकड़ियों के गट्ठर लेकर के आती, मवेशियाँ चराते, पानी भरते। यहाँ तक कि जो बच्चे स्कूल जाते थे वो 3 से 3.5 किलोमीटर पैदल चल के मैदानी यानी तराई क्षेत्र में पढ़ने के लिए जाया करते थे, और स्कूल से लौटने के पश्चात वो भी अपनी माँओं के साथ मवेशियों को चराते थे और उनके साथ लकड़ियाँ काट करके ले आते थे। तो इस तरीके से पहाड़ी निवासियों का जो जीवन था वो परिश्रम पूर्ण था, बहुत ही कठोर था। तो बच्चों, मैंने आज आपको वो क्वेश्चन बताए जो पिछले एग्ज़ाम में, बोर्ड के एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो इन प्रश्नों पे आप ध्यान देंगे, इन्हें बहुत ध्यानपूर्वक समझेंगे और समझने की कोशिश भी करेंगे। आज मैंने पूरी तरीके से ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब हम अपने वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं। धन्यवाद।